So, I'm going to start a video lecture on vacuum booster servo assisted hydraulic and air brake system. Vacuum booster, it is written over there, title is already written. Title is already written over there. So, I'm going to discuss about that. Vacuum booster, servo assisted hydraulic brake and air brakes. ठीक है? Sketch is already there. स्केच बनाया हुआ है हमने, पहले भी बनाया हुआ है स्केच। तो स्केच हम ऑलरेडी आपको बना के दिखा दिया हमने। तो इंट्रोडक्शन, वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक एंड एयर ब्रेक। अब क्या होता है बेटा, पहले जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, कहीं भी ब्रेक लगाते हैं, पैडल को दबाते हैं, ब्रेक की पैडल को दबाते हैं, या हाथ से क्लच, हाथ से जो होता है हैंड ब्रेक होता है, हाथ से दबाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हैवी व्हीकल्स जो होती है, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं, या जो नॉर्मल व्हीकल्स जो होते हैं, उनमें हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, हमको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हम ब्रेक लगाएंगे, जैसे ट्रक है, ट्रक में ड्राइवर को अगर ब्रेक लगाना रहेगा तो बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा उसको पैर से, है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल गाड़ी है, उसमें भी आप देखेंगे जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको पैर से दबाना पड़ता है अच्छा खासा, आपके पैर में जो होता है वो, आपके पैर से जो होता है वो प्रेस होता है। इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ का एफर्ट को कम करने के लिए वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक एंड एयर ब्रेक, है ना। तो दैट इज योर सर्वो सिस्टम, सर्वो असिस्टेड। अब सर्वो असिस्टेड का बेसिक मतलब पहले समझिए क्या हुआ। सर्वो असिस्टेड मतलब आप जो एफर्ट लगा रहे हैं ब्रेक लगाने में, वो आपको कोई और भी मैकेनिज्म से उसको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऊपर लग सके। दैट इज कॉल्ड सर्वो असिस्टेड, सर्वो सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है, सर्वो सिस्टम क्या होता है या सर्वो असिस्टेड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जाने पहले इंट्रोडक्शन में। लॉन्ग जर्नी कैन बी वेरी टायरिंग फॉर द ड्राइवर एंड इवन द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैन बिकम ए ग्रेट स्ट्रेन, है ना। नॉर्मल बेयरिंग, नॉर्मल जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, नॉर्मल ब्रेक जो लगाते हैं, उसमें क्या हो सकता है, वो जो अगर लंबी जर्नी पर जा रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल ब्रेक लगाएंगे तो बहुत टायरिंग होगा ना, बहुत थकान सी हो जाएगी, है ना, और स्ट्रेन भी क्रिएट होगा। एज द वेट ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेज, मोर ब्रेक एफर्ट इज नीडेड टू स्टॉप द व्हीकल। अब जैसे जैसे व्हीकल का वेट बढ़ेगा तो हमको जो है वो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ब्रेकिंग के लिए। हल्का व्हीकल रहेगा तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, भारी व्हीकल रहेगा तो हमको फिर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारा एफर्ट बढ़ता चला जाएगा। एट दिस स्टेज द हेल्प ऑफ सर्वो एक्शन इज टेकन टू अप्लाई द ब्रेक्स। अब यहीं पर हम सर्वो सिस्टम का यूज़ करते हैं ब्रेक लगाने के लिए। वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक्स सिस्टम इज स्टडीड इन दिस चैप्टर। अब वैक्यूम बूस्टर हो सकता है या एयर सिस्टम हो सकता है, एयर ब्रेक भी हो सकता है। एयर ब्रेक सिस्टम विद इट्स वेरियस पार्ट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड। वेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, ब्रेक टेस्टिंग, रोलर ब्रेक टेस्टिंग मशीन, ब्रेक एफिशिएंसी with distance and troubleshooting are discussed in towards the end of this chapter। उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर के एंड में। सुनो अंकित, दरवाजा बंद कर दो। नाउ सर्वो ब्रेक सिस्टम। सर्वो ब्रेक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने। एनी मैकेनिज्म which add to effort of the driver in applying the brake called a सर्वो मैकेनिज्म, है ना। कोई भी तरीके से हम ड्राइवर के एफर्ट को हेल्प करें, ड्राइवर के एफर्ट को अगर हम हेल्प करते हैं तो वो सर्वो मैकेनिज्म कहलाता है, उसी को हम सर्वो मैकेनिज्म बोलते हैं। ड्राइवर के एफर्ट को हमें कम करना।
As the weight of the vehicle increases, it is not possible for the ordinary driver to conveniently apply the effort needed to stop the vehicle. अगर व्हीकल का वेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ब्रेक लगाने में. At this stage, the help of servo action is taken to apply the brake. Vacuum operated servo are very prominent in this respect, है ना. वैक्यूम ऑपरेटेड जो सर्वो होता है वो ज़्यादा यूज किया जाता है. अब ये होता क्या है वैक्यूम ऑपरेटेड सर्वो ब्रेक बूस्टर? Nowadays, more vehicles have power brake in which only a relatively high pedal force is required to brake the car. आजकल आपने देखा होगा बेटा, जब टू व्हीलर लेके चलो आप कभी, तो किसी किसी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है मेंटेन ए डिस्टेंस. क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसमें एयर ब्रेक काम करता है. एयर ब्रेक को एयर का हम हेल्प ले रहे हैं ब्रेकिंग एफर्ट के लिए. हम पैडल पे ब्रेक भी लगा रहे हैं और एयर का भी हम हेल्प ले रहे हैं, तो इसलिए एयर ब्रेक डिस्टेंस लिखा रहता है. क्योंकि अगर कहीं एयर का लीकेज हो गया या एयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ब्रेक फेल कर सकता है. ब्रेक फेल कर सकता है तो आप टू व्हीलर लिए जाके लड़ सकते हो उससे, है ना. तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, इसलिए हमेशा एयर ब्रेक वगैरह जहाँ भी रहता है जिस गाड़ी में, उसके पीछे लिखा रहता है विल मेंटेन अ डिस्टेंस. When the brake pedal is operated, a vacuum operated booster supplies most of the force for pushing the piston into the master cylinder. अब ब्रेक लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब भी हम पैडल पर प्रेशर देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो पैडल के प्रेशर से जो ब्रेक होता है उसमें ऑयल होता है. ऑयल जो है वो सीधा मास्टर सिलेंडर में जाता है. मास्टर सिलेंडर में बेटा हमने फोर्स लगाया ऑयल के ऊपर. ऑयल मास्टर सिलेंडर में जाकर के ऑयल प्रेशर जो होता है वो मैकेनिकल ब्रेक में चेंज हो जाता है, मैकेनिकल डिवाइस में चेंज हो जाता है, जिसको एक्चुएटर बोल सकते हो आप. एक्चुएटर मतलब आपने फोर्स लगाया, ऑयल के ऊपर प्रेशराइज किया, है ना. फोर्स लगाया आपने, ऑयल के ऊपर प्रेशराइज किया, तो ऑयल प्रेशर के वजह से क्या होता है, वो प्रेशर जो है, जो हमने ऑयल प्रेशर लगाया वो सीधा जाता है मास्टर सिलेंडर में. मास्टर सिलेंडर के थ्रू जो होता फिर वो हमारा प्रेशर जो है वो सीधा पहुंच जाता है व्हील में. व्हील में जो भी अरेंजमेंट रहता है वहाँ जाके जो सिलेंडर होते हैं, पिस्टन सिलेंडर वगैरह लगे रहते हैं, सिलेंडर से ड्रम सिलेंडर लगा रहता है, उसमें जाके प्रेशराइज करता है. द वैक्यूम कम्स फ्रॉम द इंजन इनटेक मैनिफोल्ड. अब वैक्यूम कहाँ से आएगा, हम वैक्यूम क्रिएट कहाँ से करेंगे, ये भी तो बात है ना. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The vacuum comes from the engine intake manifold. By another device, a vacuum pump is attached to the diesel engine, which develops the required amount of vacuum for operating the vacuum booster. है ना. तो अब वैक्यूम हमारे पास आएगा कहाँ से? दो तरीके हो सकते हैं. एक तरीका तो ये हुआ कि हमारा जो है वो इंजन जो है, इंजन जब सक्शन लेता है पिस्टन, तो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है. अगर उससे हम कनेक्ट करते हैं अपने मास्टर सिलेंडर को, तो मास्टर सिलेंडर में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, मतलब पैडल का एफर्ट हमारा घट जाएगा. तो उस केस में जो है हमारा आपका फोर्स जो लगेगा, हमारा फोर्स जो लगाएंगे वो कम हो जाएगा. दूसरा तरीका होता है कि एक हम वैक्यूम पंप यूज करें, जो कि वैक्यूम क्रिएट करेगा. वो पंप जो है वो वैक्यूम क्रिएट करेगा. तो पंप या तो हम लगावे एक अलग से, ठीक है. तो वो हैवी व्हीकल में जैसे होता है, छोटे मोटे व्हीकल में तो हम सीधा कर देते हैं, अपना इंजन से ही कनेक्ट कर देते हैं. लेकिन बड़े व्हीकल में हमको जो है वो पंप लगाना पड़ता है, एक वैक्यूम पंप लगाना पड़ता है, ठीक है. और वैक्यूम बूस्टर, द वैक्यूम बूस्टर हैज अ सिलेंडर इन विच टाइट फिटेड पिस्टन कैन मूव. वैक्यूम बूस्टर, अब स्केच भी देखो हमने बनाया हुआ वैक्यूम बूस्टर का. वैक्यूम बूस्टर का एक स्केच बनाया हुआ हमने यहाँ पर, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा. वैक्यूम बूस्टर में जो पिस्टन है वो मूव करता है आगे पीछे. द वैक्यूम बूस्टर हैज अ सिलेंडर इन विच टाइट फिटेड पिस्टन कैन मूव, ठीक है. When the vacuum is applied to the right side of the piston, atmospheric pressure causes the piston to be pushed to the right. जब हम वैक्यूम बूस्टर दिखाई दे रहा है, आप देखिए एक साइड से जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूसरे साइड पर आपका एटमॉस्फेरिक एयर है,
एटमॉस्फेरिक एयर होने की वजह से जो होता है वो पिस्टन मूव करता है। चूंकि एक तरफ वैक्यूम में एयर नहीं, इसलिए वो पिस्टन मूव करता है। When the vacuum is applied to the right side of the piston, atmospheric pressure causes the piston to push it to the right. है ना? This movement pushes the piston rod into the master cylinder. ये मूवमेंट जो होता है पिस्टन रॉड का जो मास्टर सिलेंडर में एज ए फोर्स वर्क करता है। स्केच इसका एक हमने बनाया भी हुआ था। एक पिस्टन है, एक बॉक्स है, बॉक्स में पिस्टन में एक साइड पर प्रेशर दे रहे हैं। यही चीज आपका है, जैसे ये दिखा रहा है, देखिए क्या बॉक्स सही है, बॉक्स में एक साइड पर पिस्टन लगा हुआ है, दूसरी साइड पर एटमॉस्फेरिक एयर है। अब ये वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो पिस्टन जो होगा वो हमारा मूव करेगा, जिधर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मिल रहा है उससे ये मूव करेगा, मूव करके ये आगे जाएगा। तो यहाँ से हम फिर जो होगा पिस्टन का मूवमेंट को जो है वो मैकेनिकल एक्चुएटर की तरह से उसको यूज कर सकते हैं। दिस मूवमेंट कैन बी यूज्ड एज ए एक्चुएटर। देन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। अब इसका भी स्केच हमने दोनों बनाया हुआ है। हमने दो स्केच बनाया था, एक उधर में है और एक इस तरफ है, एक इधर में और एक इधर में बनाया। दो स्केच बनाया था हमने सवेरे मॉर्निंग में, ठीक है। A 4-cylinder engine vacuum booster master cylinder T-valve, very important, T-valve handle and vacuum piston. The 4-cylinder engine produces the vacuum which is transmitted to one side of the vacuum piston of the vacuum booster. वैक्यूम बूस्टर के एक साइड पर जो है आपका वैक्यूम क्रिएट होकर के वर्क करता है। देखो वैक्यूम बूस्टर पंप लगा नहीं है, इसमें एक साइड पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। The vacuum piston is connected to by means of link to the hydraulic master cylinder. Master cylinder से कनेक्ट रहता है hydraulically. The control valve is shown in the figure at a particular position. The atmospheric air enters from one side of the vacuum piston. Vacuum is developed on the other side. By this arrangement, the master cylinder is pushed forward. Master cylinder move करेगा. The pressure of the fluid is thus increased in the wheel cylinder. The brakes can now be applied. है ना। तो ये आप खुद देखिए, यहाँ ये फिगर सिंपल सा है। एक साइड पर हमने आपको वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इस साइड पर, राइट साइड पर, ठीक है। और इधर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन को क्या करेगा, धक्का देगा। तो ये आपका इधर वैक्यूम है, ये इधर मूव करेगा। अब इसी को हम लिंकेज के थ्रू जो है मास्टर सिलेंडर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो मास्टर सिलेंडर पर जब प्रेशर पड़ेगा तो उसके थ्रू सीधा ब्रेक ऑयल जो है ब्रेक चैम्बर में सीधा पहुंच जाएगा, जहाँ ब्रेक ड्रम है वहाँ पहुंच जाएगा और ब्रेक तुरंत लग जाएगा, ठीक है। इसका स्केच हमने दिखाया है, ये एक पहला स्केच है यहाँ पर इधर में, और ये क्लोजिंग, दोनों का स्केच हमने अलग अलग दिखाया है। The position of the control valve has been changed. दूसरे में कंट्रोल वाल्व की पोजीशन चेंज की हुई है। Now vacuum is developed both to the left as well as to the right of the vacuum piston. But because of the difference in amount of the vacuum in the two sides, the vacuum piston is pushed to the left. अब जिधर वैक्यूम, जिधर प्रेशर, एयर का प्रेशर जिधर कम होगा, सबसे कम होगा, उसी तरफ पिस्टन घूमेगा। इसमें फिगर में दिखाया भी हुआ है, इस दूसरा फिगर में दिखाया है हमने, एक पहला फिगर उधर में दिखाया हमने, उस तरफ दिखाया है। तो मान लो दोनों साइड पर वैक्यूम अगर क्रिएट कर दे रहे हैं हम, तो जिधर वैक्यूम कम रहेगा उसी तरफ पिस्टन जो मूव करेगा। द पिस्टन but because of the difference in the amount of the vacuum at the two sides, vacuum piston is pushed to the left. This operates the master cylinder backward. The pressure of the fluid in the wheel cylinder is thus released. इस तरह से प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर स्केच हमने बनाया हुआ उसका। सपोज द इंजन इज स्टॉप ड्यू टू सम रीजन। अब बाय द वे मान लो कहीं इंजन रुक गया अचानक, व्हाट विल हैपन टू द वैक्यूम पावर यूनिट। तो वैक्यूम पावर यूनिट को क्या प्रॉब्लम आएगी। कैन वन स्टिल अप्लाई द वैक्यूम ब्रेक? दिस क्वेश्चन आर आंसर्ड। A pipe
connected to the vacuum cylinder to the inlet manifold of the cylinder. There is a control valve in the between. When the engine is running, the control valve is in the downward position. But as soon as the engine stops, the valve is lifted up because the vacuum in the inlet manifold gets destroyed. This position helps to retain the condition of the vacuum between the vacuum cylinder and the pipe. This vacuum is just sufficient for one or two application of the brake. अब मान लीजिए बेटा कि आपका कहीं अचानक इंजन रुक गया, कोई बात हो गई, इंजन रुक गया और हमको ब्रेक चाहिए, लगाना भी है, तो उस केस के लिए जो था हमारे पास एक स्पेशल टाइप का वाल्व होता है जिसको कि टी वाल्व बोलते हैं। आप देखिए वो फिगर में हमने दिखाया वहाँ पर, वो देखिए टी वाल्व दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं वो टी वाल्व। इस फिगर में भी टी वाल्व हमने दिखाया है, ये देखिए ये टी वाल्व लगा हुआ है। तो टी वाल्व क्या करता है कि अगर आपका इंजन बंद भी हो गया अचानक से, तो वो वैक्यूम को जो क्रिएट किया था उसको होल्ड करके रखता है थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर देता है। वैक्यूम जो क्रिएट किया था हमने, तो टी वाल्व उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता है। तो जब थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता है तो अपना वैक्यूम ब्रेक जो है 2-4 बार लगा सकते हैं आराम से। तो ये फायदा है टी वाल्व का कि इंजन अगर बाय द वे बंद हो जाता है बीच में कहीं, तो टी वाल्व के थ्रू हम ब्रेक को, टी वाल्व जो है हमको ब्रेक लगाने में मदद करता है। This vacuum is just sufficient for one or two application of the brake. ठीक है? If the vacuum engine is attached to the diesel engine, then there is a chamber to retain the vacuum. This vacuum is sufficient to apply the brakes for 3 to 4 times. This is the advantage in a vacuum-assisted hydraulic brake device. Without this device, it would be extremely difficult for the driver to apply brake. This could then lead to the serious accident. तो बिना वैक्यूम के हम जो है अगर ब्रेक लगाएंगे, बिना वैक्यूम क्रिएट किए हुए अगर हम ब्रेक लगाएंगे, तो हमारा मास्टर सिलेंडर पर सिर्फ हमारा ब्रेक का पैडल जो है वही उसी का प्रेशर वर्क करेगा। वैक्यूम मतलब हमको कोई भी चीज़ सर्वो सिस्टम से हेल्प नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक सिस्टम, उसका मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The parts that require proper maintenance are the valve and servo motor. Servo motor और valve ये मेन इसमें है, servo motor और valve. The valve get covered with carbon deposit due to their contact with inlet manifold. From time to time the valve should be dismantled and cleaned, है ना? इनलेट मैनिफोल्ड जो है बेटा वो वैक्यूम तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कार्बन भी तो निकलता रहता है। सिलेंडर है, सिलेंडर पर कार्बन जब फ्यूल बर्न करता है फ्यूल, तो कार्बन भी निकलता है, तो कार्बन जो होता है सीधे जाके वाल्व में जम जाता है। इसलिए हमें वाल्व का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। वाल्व को हम मेंटेन करके रखेंगे तभी वो चलेगा। ऑल कार्बन एंड डस्ट शुड बी रिमूव्ड एंड देन इट शुड बी रिफिटेड, है ना? उसको निकाल करके जो है कार्बन हम हटा देंगे, डस्ट हटा देंगे। तो कार्बन और डस्ट कैसे, पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं उसको, या केरोसिन से वॉश कर सकते हैं उसको, तो उस तरह से हम उसके अंदर कार्बन या डस्ट वगैरह जो रहेगा सब हट जाएगा। द सर्वो मोटर आल्सो रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग, सर्वो मोटर की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है? सर्वो मोटर जो है उसको हमको रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने दिखाया भी है सर्वो मोटर, आपको फिगर में देखिए आप, वैक्यूम पिस्टन, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपका, ये सर्वो मोटर ही है आपका, ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है ना, ये सर्वो मोटर है आपका। आफ्टर क्लीनिंग केयर शुड बी टेकन दैट द washer and piston are properly fitted and the damaged one should be replaced. अगर कुछ इसमें डैमेज है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। This unit cannot function if it is not maintained vacuum tight. ये यूनिट कभी भी काम नहीं करेगा अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट किया हुआ। All the joints of the braking mechanism should be lubricated at frequent interval, है ना? जो जॉइंट है ब्रेकिंग मैकेनिज्म को, उसको लुब्रिकेशन होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकिंग ड्रम। तो बेटा कोई भी चीज़ की, मैकेनिकल का कोई चीज़ भी होगा, उसको मेंटेनेंस हमें करना बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ एयर ब्रेकिंग सिस्टम, अभी तक तुम लोग वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम में हमने क्या किया था? वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम ये दिखाया हमने, सिलेंडर है, सिलेंडर का 2 साइड है। एक साइड पर हमने एयर प्रेशर दिया एटमॉस्फेरिक,
दूसरी तरफ हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो आपका पिस्टन जो हुआ मूव किया जिधर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ, और उसको हम एक्चुएटर के थ्रू हम मास्टर सिलेंडर के ऊपर प्रेशर देते हैं जिससे कि मास्टर सिलेंडर मूव करता है। इस तरह से हम जो है वो वैक्यूम को यूज कर रहे हैं एज ए सर्वो सिस्टम। और मास्टर सिलेंडर में एक तो हमारा पैडल ब्रेक भी लगाते हैं और एक ये एक्चुएटर के थ्रू आ रहा है ब्रेकिंग सिस्टम, तो डबल ब्रेकिंग सिस्टम यूज हो रहा है। इस तरह से हमें जो है इसका सर्वो सिस्टम का फायदा मिलता है। अब दूसरा सर्वो सिस्टम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक के थ्रू हम लोग करेंगे। इन दिस सिस्टम कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू हेल्प द ड्राइवर ऑपरेट द ब्रेकिंग सिस्टम। अब यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर हम यूज करते हैं। Construction and operation of air. The system consists of compressor, storage tank, T-valve, air chamber, cam and brake shoe, है ना? T-valve तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंप्रेसर स्टोरेज टैंक भी होता है। The compressor is rotated by crankshaft of the engine and it produces air. This air is stored in the storage tank. आप लोग ने बेटा जब भी साइकिल में या जब भी स्कूटर में या टू व्हीलर में हवा भरवाते हो कहीं जाकर के, तो क्या होता है? उसका जो पंप होता है, जो पंप जिससे प्रेशर जनरेट कर रहा है, कंप्रेसर नॉट पंप, जिससे प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो एक बॉडी के ऊपर रखा रहता है। आपने देखा होगा एक बॉडी के ऊपर रखा रहता है, एक सिलेंडर के ऊपर रखा रहता है। तो वो सिलेंडर क्या है? स्टोरेज टैंक है। उसमें एयर, वहाँ एक प्रेशर गेज भी लगा रहता है, वो स्टोरेज टैंक है। तो उसमें ये देखते हैं कि प्रेशर कहीं ज़्यादा ना हो जाए, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो टैंक फट भी सकता है ना? तो वो स्टोरेज टैंक होता है, उसमें हम सर्टेन प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, और जब भी एयर की जरूरत पड़ती है उस एयर को हम सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से एयर ब्रेक में भी हम एक स्टोरेज टैंक का यूज करते हैं। ठीक है? The compressed air is directed to the air chamber which operates the brake can. Diaphragm is at the center position of the air chamber. Air chamber होता है, उसमें diaphragm बीच में लगा रहता है। तो diaphragm जो है वो हमारा braking system का काम करता है। The position of the T-valve is such that atmospheric air enters it through the enter it and then filled up the portion of the left of the diaphragm. Diaphragm के left में portion में जो होता है air भर जाता है। There are few holes in the right of the diaphragm that connect the air chamber to atmosphere. ठीक है? At this stage, both sides of the diaphragm are filled up with the atmospheric air. The brake cam is linked to the push rod of the diaphragm. The brake shoes are not expanded in this position. T-valve has been brought to the left. Here the compressed air is pressing the diaphragm from the right. Thus, from the left. Thus, there is only atmospheric pressure to the right of the diaphragm. Atmospheric pressure diaphragm के right पर होता है. The pressure of the compressed air is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm is therefore pushed to the right. Diaphragm जो था move कर जाएगा. भाई जब डायफ्राम लगा हुआ है, डायफ्राम तो सॉफ्ट मटेरियल है, डायफ्राम के एक साइड पर हमने एयर प्रेशर दिया तो डायफ्राम मूव करेगा। अब इस मूवमेंट को जो है, जैसे वैक्यूम में हमारा पिस्टन मूव किया था, उस तरह से डायफ्राम इसके जगह पर लगा रहता है जो कंप्रेस्ड एयर होते हैं। तो वो डायफ्राम मूव करेगा जब, तो उसके मूवमेंट को हम एक्चुएटर के थ्रू मैकेनिकल वर्क में उसको हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है बेटा? एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुएटर। एक्चुएटर बेटा कोई भी जो हम एक सिस्टम ऑफ वर्किंग को दूसरे सिस्टम ऑफ वर्किंग में चेंज करते हैं, देन देयर कम्स द एक्चुएटर। जैसे ये वैक्यूम वाले में था, क्या वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पिस्टन के ऊपर, नाउ पिस्टन पुशेस द एयर पुशेस द वैक्यूम पुशेस द पिस्टन, सो वी आर यूटिलाइजिंग द वर्क ऑफ द पिस्टन एज ए एक्चुएटर। सिमिलरली एयर ब्रेक में एयर कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर में डायफ्राम लगा रहता है, डायफ्राम के एक साइड पर हाई प्रेशर देते हैं, दूसरे साइड पर लो प्रेशर होता है, तो डायफ्राम मूव करेगा। अब इस मूवमेंट को हम एक्चुएटर के थ्रू जो होता है वो सीधा फीड कर देते हैं मास्टर सिलेंडर को। T-valve has been brought to the left. Here the compressed air is pressing the diaphragm from the left. Thus there is only atmospheric pressure to the right.
of the diaphragm. The presence of compressed air is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm is therefore pushed to the right. This is linked to the push rod that operates the brake cam. When the cam rotates, the brake shoes expand. The brake is thus applied. इस तरह से ब्रेक लग जाता है. The function of various part of the air brake system डिस्कस किया हुआ है उसमें एयर ब्रेक सिस्टम के कई पार्ट्स को. द फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर, अब इसमें सबसे पहला काम होता है एयर कंप्रेसर का. द फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर इज टू डेवलप एयर टू अ हाई प्रेशर, है ना. दिस प्रेशर शुड बी सफिशिएंट टू ऑपरेट द ब्रेक सिस्टम. द कंप्रेस्ड पंप pumps out the air to the storage tank. This goes on till the tank is filled up with the required amount of air. जब तक हवा जो है सर्टेन प्रेशर पर नहीं भरेगा तब तक तो काम नहीं करेगा वो. When no further air is required, the unloader valve is opened to the relieve the load of the compressor. अब ये बेटा कंप्रेसर जो आपका जो गैस कंटेनर एयर कंटेनर है, समझ रहे हो, एयर का जो टैंक है उसमें लोडर अनलोडर वाल्व लगा रहता है. लोडर अनलोडर वाल्व सेफ्टी के लिए लगा रहता है. आपने जब एयर भरा उसमें तो क्या हुआ, एयर प्रेशर जनरेट होना शुरू हुआ. अब सर्टेन प्रेशर के बाद जो आप चाहते नहीं हो कि एयर का प्रेशर बढ़े और आगे, तो एक अनलोडर लगा रहता है. लोडर अनलोडर वाल्व उसको बोलते हैं. वो अनलोडर वाल्व क्या करता है, एयर प्रेशर को रिलीज कर देता है, तो जिससे आपका प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोडर अनलोडर वाल्व. Relieve the load of the air passes through the unloader to the reservoir. The reservoir keeps the air at maximum pressure required for the operating the brake system. If the pressure in the reservoir is increased, the reservoir can be damaged. है ना, reservoir जिसमें air आप इकट्ठा कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएगा. Therefore, a safety valve is provided in the reservoir. It releases the air pressure after it goes beyond a limit. There is also a drain plug which is removed when the reservoir is to be cleaned. रिजर्वायर की क्लीनिंग भी तो करनी पड़ेगी क्योंकि डस्ट वगैरह एयर में बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा, रिजर्वायर डैमेज हो सकता है. द एयर फ्रॉम द रिजर्वायर पासेस थ्रू द एयर फिल्टर, है ना. द एयर फिल्टर रिमूव्स द फाइन पार्टिकल ऑफ द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर. दिस प्योर एयर नाउ गोज टू द ब्रेक वाल्व. When the brake valve is operated, the compressed air flows into the brake chamber of each of the four wheels. The diaphragm of the four brake chambers are thus operated. This is how the brake are applied in the air brake system. तो क्या है हमारा जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में पहले हमारा स्टोरेज रिजर्वायर में एयर दिया, और रिजर्वायर में एयर देने के साथ साथ इसमें एक अनलोडर वाल्व भी लगा हुआ रहता है. अनलोडर वाल्व क्या करता है, जब रिजर्वायर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अनलोडर वाल्व के थ्रू रिलीज हो जाता है. अब यहाँ से सीधा जो है वो एयर निकल के गया. एयर निकल के कहाँ गया, पर फिल्टर होगा एयर का. फिल्टर के बाद जो है वो जाएगा ब्रेक वाल्व में जाएगा. ब्रेक वाल्व जो होता है वो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है. एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट जगह पर जाने के लिए. रेयर में भी जाएगा और फ्रंट में भी जाएगा. अब एयर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पर एंड में जाएगा, यहाँ पर तो हर एक को जो है ब्रेक चैम्बर के अंदर जाएगा, तो वहाँ पर आपका कैम लगा रहता है. कैम को ऑपरेट करेगा जिससे कि आपका ब्रेक ड्रम जो है वो खुल जाएगा. Position of the brake when they are applied. The brake chamber is pushed by the compressed air. The push rod operates the brake cam in the wheel. This expands the brake shoes, which in turn grip the brake drum. है ना, तो एयर का प्रेशर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि हमें एयर का प्रेशर जो है डायफ्राम को मूव करेगा, और जब डायफ्राम मूव करेगा हमारा तो क्या होगा, कैम जो होगा वो उसको हम ऑपरेट करके कैम के थ्रू जो है वो हम ब्रेक शू को ओपन कर सकते हैं. The position of the brake when they are not applied. Here the atmospheric air acting from the left and pushes the diaphragm to the extreme right. ठीक है. Now weight transfer during the braking. अब बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो आपने वॉच किया होगा कि गाड़ी में ब्रेक जो होता है वो आगे की तरफ पुश करता है. आगे की तरफ पूरा वेट जो है आगे की तरफ पुश होता है.
तो पीछे का जितना भी वेट है वो सब आगे की तरफ पुश हो जाता है ब्रेक। तो वेट ट्रांसफर होता है एक्चुअली, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द वेट। Various forces act in the vehicle when the brake are applied in the moving vehicle. जब मूविंग व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बहुत से फोर्सेस वहाँ वर्क करते हैं। द इनर्शिया फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। द रिटार्डिंग फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक एट द रोड सरफेस। दिस overturning couple increases the perpendicular force between the force wheel, front wheel and the ground by the certain amount. अभी बाद में देना क्या है, अच्छा रख दीजिए। At the same time, the perpendicular force between the rear wheel and the ground wheel is decreased by the unequal amount. Some of the vehicle weight is thus transferred from the rear to the front. व्हीकल का वेट जो होता है, कुछ व्हीकल का वेट ट्रांसफर हो जाता है फ्रंट साइड पर। CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, W weight of the vehicle, W1 plus W2 total weight of the vehicle. In some vehicle, the distribution of weight over the two axle is equal. In some vehicle, the distribution of the weight over the two axles are equal. In some other vehicle, the front axle carries more weight, but in both cases, the braking effort has to be more at the front wheel. Then only the braking will be efficient. अब बेटा फ्रंट व्हील पर ब्रेकिंग हम एफर्ट लगा रहे हैं ब्रेकिंग के लिए, तो फ्रंट व्हील पर आपका इंजन है, गियर बॉक्स है, क्लच प्लेट है, फ्लाई व्हील है, इन सब का वेट अलग से एक्स्ट्रा वर्क करता है फ्रंट व्हील पर। तो फ्रंट व्हील पर जो आपका ब्रेकिंग एरिया है या ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए दैन रियर व्हील। इफ द व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन द वेट रोड, हाई ब्रेकिंग एफर्ट at the front would cause skidding of the front wheel because of the decrease of the weight transfer. Therefore, in front wheel, it is found that if 60% of the braking effort is applied in the front wheel, front wheel पर braking effort ज़्यादा apply होता है than your rear wheel. Now, brake testing. There are different type of machines for brake testing. One this machine is discussed. रोलर ब्रेक टेस्टिंग मशीन, रोलर ब्रेक टेस्टिंग मशीन। ब्रेकिंग को कैसे हम टेस्ट करें, कैसे पता करें ठीक है नहीं ठीक है। The various part of the roller brake testing machine. It consists of two platform and a column. Two platform and a column. The pressure of the four wheel can be read in four glass tube containing the red fluid. ठीक है, ये मतलब मशीन का डिस्क्रिप्शन है। The vehicle is driven at a particular speed and stopped on the platform suddenly. ठीक है, the height of the red fluid in the glass tube gives the efficiency of the brake. At the time, reading can be taken for both the front wheels or they can be taken for the four wheels. This system is very quick and efficient. It has been adopted in number of foreign countries. है ना, ये मशीनरी जो है फॉरेन कंट्रीज वगैरह में बहुत यूज की जाती है। नाउ ब्रेक टेस्टिंग ऑन द रोड, दिस इज अनदर सिस्टम फॉर टेस्टिंग द ब्रेक। ब्रेक टेस्टिंग जो होता है रोड पर कैसे करते हैं। ए रोड इज सेलेक्टेड विच इज ड्राई एंड नॉट सैंडी, है ना, तो धूल नहीं हो। द ड्राइवर इज आस्क्ड टू ड्राइव ऑन दिस रोड एट ए पर्टिकुलर स्पीड। ए कन्वीनियंट पॉइंट इज मार्क्ड सच एज द ट्री और ए पोस्ट, and at this particular point the driver is told to bring the car to a sudden stop. ठीक है, when it is stopped, the distance between the post and the position where the car is stopped is measured. This distance gives a measure of the braking efficiency. ठीक है, now braking efficiency against the stopping distance, कितना हमारा ब्रेक एफिशिएंट है वो हमारे स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज अभी एक टेबल फॉर्म में स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर एट 48 किलोमीटर, मतलब ये स्पीड बता रहा है गाड़ी की स्पीड। ब्रेक एफिशिएंसी परसेंटेज में, ब्रेक क्वालिटी वो हमारा दिया हुआ। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 21.336 मीटर है, तो
स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर गाड़ी चल रही है तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस 21.336 मीटर हुआ। अब अगर वही गाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा 30.480 हुआ। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में कितना हो गया? 30%। तो ब्रेकिंग क्वालिटी वेरी पुअर, डेंजरस। जब इतना डिस्टेंस पर रुकेगा, 30 मीटर पे जाकर रुकेगा, ब्रेक जो है हमारा 48 किलोमीटर पर आवर लगा रहा है ब्रेक, तो वो क्वालिटी पुअर मानी जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 15.850 है, जबकि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, और 48 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 22.860 है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इस केस में 40% हुआ, और ये भी पुअर है। क्वालिटी ऑफ द ब्रेकिंग इज पुअर। थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए कि हमारा गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये हमारी डिस्टेंस 12.497 है ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और जब 48 पर चल रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 18.288 मीटर है, तो ये हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है 50% है। ये फेयर है, मतलब ठीक ठाक। अब अगर मान लीजिए कि हमारा 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और 10.668 मीटर पर गाड़ी रुक गई, और अगर 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और 15.240 मीटर पर गाड़ी रुक गई, तो एफिशिएंसी 60% हुई। ये गुड एफिशिएंसी, मतलब गाड़ी की ब्रेकिंग क्वालिटी जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अब अगर मान लीजिए 9.144 है आपका, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, 9.144 पर गाड़ी रुक गई मीटर पे, और 48 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 12.802 पर रुक गई, तो हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है? 70%। और ये इट इज़ वेरी गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अब अगर उससे भी कम डिस्टेंस पर गाड़ी रुक गई, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, 7.925 मीटर पर गाड़ी रुक गई, और 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है तो 10.668 मीटर पर गाड़ी रुक गई, तो हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी 80% हुआ। 80%, ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। तो डिपेंड करता है कि हमारा गाड़ी की पहले स्पीड क्या है और कितने डिस्टेंस पर गाड़ी रुक रही है, उससे हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी पता चलता है। नाउ ब्रेकिंग एफिशिएंसी, the question of braking efficiency can arise due to many factors. Some of the important one are listed. Different road condition, है ना, रोड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमारा। बढ़िया रोड है, स्मूथ रोड है, स्लिपरी रोड है, क्या पानी बरसात तो नहीं हो रहा है, गीला तो नहीं है। फॉल्टी ब्रेक इन द व्हीकल, अगर व्हीकल में ब्रेक सिस्टम हमारा फॉल्टी हुआ तो हमारी गाड़ी ठीक से रुकेगी। लीकेज इन द हाइड्रोलिक सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। वोर्न आउट ब्रेकिंग लाइनिंग, अगर ब्रेक लाइनर हमारा घिस गया है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, उससे भी हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। लीकेज इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑयल नहीं लीक करना चाहिए हाइड्रोलिक सिस्टम में। एयर लॉक इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, कभी कभी तेल में ऑयल में जो होता है एयर लॉकिंग हो जाती है, एयर बीच में आ जाता है, दैट शुड नॉट बी देयर, जिससे कि हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। देन लीकेज ऑफ एयर इन द एयर ब्रेक सिस्टम, है ना, एयर ब्रेक में अगर कहीं एयर लीकेज हो, हमने आपको क्या बोला था, जब भी टू व्हीलर चलता है अगर कोई पीछे आगे गाड़ी चल रही है जिसमें एयर ब्रेक सिस्टम है तो उसमें लिखा रहेगा मेंटेन ए डिस्टेंस। तो लीकेज ऑफ एयर इन द एयर ब्रेक सिस्टम, इसमें लीकेज होने पर जो होगा ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमारी डाउन हो जाएगी। देन केयरलेस और इनएक्सपीरियंस ड्राइविंग, ड्राइवर ही केयरलेस है, ड्राइवर को कुछ पता नहीं है, चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपका ब्रेक फेल कर जाएगा ना। ब्रेक एफिशिएंसी इज डिटरमिन्ड to find out whether any of these defect is present. The efficiency can vary from 100% to as low as 20 to 10%. है ना, ब्रेक एफिशिएंसी डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है। Therefore, from the result of many tests conducted, the government has arrived at a certain data. These data can be compared with the braking distance obtained for every testing vehicle, and on its basis of efficiency and quality of the brake are determined, है ना। हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस से ही सब कुछ हमें पता चलता है, स्पीड हम रखे हुए हैं, कोई मेंटेन कर रहा है, हम कितने डिस्टेंस पर हम ब्रेक गाड़ी को रोक पा रहे हैं। Once it is confirmed that braking quality is good, the vehicle is declared fit for the running on the road and brake certificate is issued, है ना।
जब एक बार देख लिया जाता है ब्रेकिंग क्वालिटी ठीक है, और तब हम उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई इसको आप रोड पर चला सकते हैं। अदरवाइज द ड्राइवर हैज टू अरेंज फॉर रेक्टिफाइंग व्हाटसएवर डिफेक्ट इज प्रेजेंट। अदरवाइज ड्राइवर को ब्रेकिंग सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर रेक्टिफिकेशन शुड कम ही कम फॉर अनदर टेस्ट एंड द व्हीकल ट्रबल शूटिंग चार्ट आर फॉर ब्रेक हैज बीन, ब्रेक का ट्रबल शूटिंग चार्ट बनाया जाता है। उसके बाद कितने डिस्टेंस पर गाड़ी रुक रही है। ट्रबल शूटिंग चार्ट ऑफ द ब्रेक, कंप्लेंट क्या है, कॉज क्या है, रेमेडीज क्या है। ठीक है, कंप्लेंट क्या है, कॉज क्या है, रेमेडीज क्या है, क्या तरीका उसको कम करने के लिए। तो कंप्रेसर डज नॉट अनलोड, ये हो सकता है कंप्रेसर अनलोड ना करे, अनलोडर वाल्व फेल कर गया हो, तो अनलोडर वाल्व नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अनलोडर वाल्व काम नहीं कर रहा है। तो डिसमेंटल द अनलोडर वाल्व, क्लीन इट एंड चेक फॉर फॉल्ट, उसको क्लीन कीजिए और उसका फॉल्ट क्या है उसको चेक कीजिए आप। दूसरा क्या है, प्रेशर बिल्डअप वेरी स्लोली, प्रेशर बहुत धीरे धीरे बन रहा है। चोक्ड एयर फिल्टर, फिल्टर एयर चोक हो गया होगा। चेक द एयर फिल्टर, क्लीन एंड रिफिट इट इफ इट इज नॉट स्पॉइल्ड। एयर फिल्टर चोक कर जाता है अक्सर बेटा, फिल्टर को खोल के सर्टेन डिस्टेंस के बाद एयर फिल्टर खोल करके साफ करना पड़ता है। देन choke in the air filter, उसका लीकेज इन द पाइपलाइन बिटवीन द कंप्रेसर एंड द रिजर्वायर और बिटवीन द रिजर्वायर एंड ट्रेलर ब्रेक, ब्रेक मतलब पाइपलाइन में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देन फाइंड आउट द रेक्टिफाई द पॉइंट ऑफ लीकेज। फिर तीसरा डिफेक्ट क्या है, प्रेशर नहीं बिल्डअप हो रहा, डिफेक्टिव अनलोडर वाल्व, तो बताया डिफेक्टिव अनलोडर वाल्व। चेक फॉर द एस्केप ऑफ द एयर इफ इट इज प्रेजेंट, द अनलोडर वाल्व शुड बी डिसमेंटल्ड, क्लीन्ड एंड रेक्टिफाइड। फिर चौथा चीज क्या हो सकता है, फॉल्टी कंप्रेसर, कंप्रेसर ही आपका गड़बड़ है तो डिसमेंटल द कंप्रेसर, ओवरहॉल इट एंड चेक द वाल्व एंड स्प्रिंग, उसका वाल्व और स्प्रिंग चेक कीजिए कंप्रेसर का। देन ब्रेक एप्लीकेशन इज वेरी स्लो, ब्रेक जो लगा रहे हैं उसका एप्लीकेशन वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो लीकिंग ब्रेक वाल्व, उसका रीजन क्या हो सकता है, स्टक ब्रेक कंट्रोल वाल्व, डिसमेंटल द ब्रेक कंट्रोल वाल्व एंड ओवरहॉल इट, सी दैट पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। दूसरा काज क्या हो सकता है, लीकिंग ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर ही लीक कर रहा हो, ओवरहॉल द ब्रेक सिलेंडर। फिर तीसरा वोर्न आउट ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग अक्सर खराब हो जाता है, घिस जाता है, रिप्लेस और एडजस्ट द ब्रेक लाइनिंग। फिर चौथा बेटा, ब्रेक वर्क इन एफिशिएंटली इवन दो द रिजर्वायर प्रेशर इज सफिशिएंट, ब्रेक तभी नहीं काम कर रहा ठीक से, रिजर्वायर प्रेशर आपको ठीक मिल रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, ए रॉन्गली एडजस्टेड ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग में ही आपने ठीक से नहीं एडजस्ट किया, तो रिप्लेस और एडजस्ट द ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग को ठीक कीजिए। दूसरा रीजन हो सकता है वोर्न आउट ड्रम, ड्रम जो ब्रेक ड्रम हो वही घिस गया हो, तो उसके लिए चेक द वोर्न आउट पार्ट ऑफ द ड्रम इफ नेसेसरी, ट्रू इट, उसको सही कीजिए। तीसरा काज क्या हो सकता है, इनकरेक्ट एडजस्टेड ब्रेक, तो ब्रेक को एडजस्ट कीजिए सही से। चौथा काज लीकिंग ब्रेक लाइंस, ब्रेक लाइन में लीकेज हो रहा हो, टेस्ट द लीकेज, रेक्टिफाई द लीकेज इफ इट इज फाउंड आउट। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ कंप्लेंट क्या है, ब्रेक बाइंड आई द ग्रिप बट डू नॉट रिलीज द ब्रेक ड्रम। अब ऐसा भी हो सकता है ब्रेक ड्रम लगाया आपने, ब्रेक लगाया लेकिन वो वापस नहीं आ रहा अपनी जगह पर, है ना, रिलीज नहीं हो रहा ब्रेक, तो ये भी तो एक फॉल्टी हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक्स आर नॉट एडजस्टेड प्रॉपर्ली, आपने ब्रेक को ठीक से एडजस्ट नहीं किया हुआ है, एडजस्ट द ब्रेक प्रॉपर्ली, उसके लिए आप ब्रेक को प्रॉपर्ली एडजस्ट करें। दूसरा डिफेक्टिव ब्रेक वाल्व, ब्रेक वाल्व भी आपको डिफेक्टिव होगा, ओवरहॉल द ब्रेक वाल्व एंड देन फिट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा समरी उसका हम लोग देखें क्या है। Brake system add to efforts of the driver in applying the brake beyond certain limit. Vacuum brake booster is very prominent in servo operation and gets its vacuum from the inlet of the manifold. Engine से ही उसको मिलता है, ठीक है। Then vacuum booster servo assisted hydraulic brake operates
in an engine with vacuum booster. Master cylinder, T-valve, handle and vacuum piston. Maintenance of this brake deal with the removal of the carbon dust as well as lubrication. है ना? तो बेटा चलते चलते क्या होता है, कार्बन डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, लुब्रिकेंट वगैरह कहीं जम जाता है, तो उसको हमें खोल करके पूरा ब्रेकिंग सिस्टम को साफ करना पड़ता है. एयर ब्रेक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, अनलोडर वाल्व, सेफ्टी वाल्व, रिजर्वायर, एयर फिल्टर, ब्रेक वाल्व, ब्रेक चैम्बर, स्लैक एडजस्टर्स एंड ड्रेन प्लग लगा रहता है, एंड हेल्प द ड्राइवर ऑपरेट द ब्रेक विद ईज. इसके ये कंपोनेंट होते हैं एयर ब्रेक में: कंप्रेसर, अनलोडर वाल्व, सेफ्टी वाल्व, रिजर्वायर, एयर फिल्टर, ब्रेक वाल्व, ब्रेक चैम्बर, स्लैक एडजस्टर एंड ड्रेन प्लग. Next, roller brake testing machine and brake testing on the road are the system of testing the brake. ब्रेक को टेस्ट करने के लिए रोलर ब्रेक टेस्टिंग मशीन आती है, उससे टेस्ट करते हैं. ब्रेक एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक रोड कंडीशन, faulty brakes in vehicle, worn out brake lining, leakage in the hydraulic system and leakage of the air in the air brake system. है ना? तो ये हुआ आपका रफली, हमने आपको ब्रेक के बारे में बताया, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन कुछ है उसको देखा जाए. सेलेक्ट द करेक्ट मोस्ट प्रोबेबल आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक वैक्यूम इज डेवलप्ड in the inlet manifold, in the outlet manifold, in the crankcase. Because the vacuum booster servo system hydraulic brake in the inlet manifold. In vacuum booster servo assisted brake, the brakes are applied when vacuum is applied to both sides of the vacuum piston. Atmospheric pressure is applied to both sides of vacuum. Atmospheric pressure is applied to one side of the vacuum piston. C, one side of the vacuum piston. In the air brake, air pressure is supplied by engine manifold, compressor, diaphragm valve. B, compressor. The function of unloader valve is to. Unloader valve क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? Relieve the pressure of the air in the reservoir. Reservoir में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डेवलप हो, वो काम करता है unloader valve. Filter of the air, filter नहीं. Then if the brake efficiency is 70%, then braking quality is said to be fair, very good or good. It is good. Okay. Review question. Describe how the brake is applied by the vacuum brake booster servo booster system, hydraulic system, brake system. मतलब vacuum brake system में कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ समझाया हुआ कैसे वर्क करता है vacuum brake system, है ना? एक साइड में एटमॉस्फेरिक एयर दिया, एक साइड में वैक्यूम क्रिएट किया हुआ. वैक्यूम जो है बेटा आपका मैनिफोल्ड से कनेक्ट कर देते हैं. कैन द वैक्यूम ब्रेक बी अप्लाइड आफ्टर द इंजन इज स्टॉप? यस, कर सकते हैं. उसके लिए हमको टी वाल्व यूज करना पड़ेगा. टी वाल्व देखो बनाया हुआ, उसके लिए हम टी वाल्व यूज करेंगे तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं. हाउ इज द वैक्यूम बूस्टर सर्वर असिस्ट ब्रेक सिस्टम मेंटेन? सफाई करते हैं, कहीं कार्बन डस्ट जम गया हो या कहीं कोयला, कहीं कुछ गंदगी आ गई हो. Draw a layout of the vacuum air brake system with units. Name them. What is the function of unloader valve? Unloader valve क्या करता है कि हमारा जो कंटेनर है या जो हमारा एयर का जो जिसमें हमारा एयर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, that is your air reservoir. तो एयर रिजर्वायर में आपका अनलोडर सिस्टम लगा रहता है, जिससे कि सर्टेन प्रेशर के बाद वो जो है वो अनलोडर काम करने लगे और हमारा ब्रेक सिस्टम फेल ना करे. What are the cause of remedy of the following defects? Describe the position of air brake applied with the help of. What are the cause and remedies of the following defects? The brake work inefficiently even though the pressure in the reservoir is sufficient. Inefficient मतलब ब्रेक लाइनिंग गड़बड़ होगा आपका, ब्रेक ड्रम पर प्रॉपर्ली बैठ नहीं रहा होगा, या पाइप में कोई डिफेक्ट होगा. बी, ब्रेक बाइंड, या ब्रेक अगर रुक जाता है, इसके मैंने रिट्रीट नहीं हो रहा ब्रेक अपने जगह पर, तो रिट्रीटिंग स्प्रिंग गड़बड़ होगी. Then explain transfer of weight when the brake are applied in the moving vehicle. Of course, the rear side of the weight is being transferred because of the inertia effect to the front side. How do you conduct a brake test for the vehicle? And that is your, just we have read it.
That is with the help of roller brake testing machine. Roller brake testing machine. Give the description of roller brake testing machine. इसका डिस्क्रिप्शन का भी हम लोग ने पढ़ा देखा है उसमें क्या है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स चेसिस फ्रेम एंड स्प्रिंग. चेसिस फ्रेम क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे. चेसिस फ्रेम एंड स्प्रिंग. Different component of vehicle, a motor vehicle is made or mounted on either a frame body. The basic heavy framework of chassis becomes the main mounting place for all the component, including the body itself. है ना बेटा, पूरा इंजन, पूरे सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम या हर चीज जो व्हीकल का वो बॉडी के ऊपर ही लोड आता है, उसका सबका लोड जो है बॉडी के ऊपर आता है. फॉर द rigidity needed to support the various load, a separate steel frame is normally used on the commercial vehicle. है ना, गाड़ी की rigidity बनी रहे इसलिए एक फ्रेम अलग से यूज किया जाता है. If the chassis frame is provided with direct transmission of the load carried by the rolling wheels of the vehicle, the occupant of the motor vehicle would suffer severely. Also, its structure would be subjected to excessive fatigue. डायरेक्ट ट्रांसमिशन अगर लोड उसके ऊपर रखा जाएगा तो उससे आपका चेसिस टूट सकता है. ट्रांसमिशन ऑफ द रोड इफेक्ट टू द पैसेंजर व्हाइल ट्रेवलिंग इन द व्हीकल ऑन अनइवन ग्राउंड शुड बी अवॉइडेड. है ना, मतलब जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके ऊपर रोड का जो अनइवन है, रोड का जो लोड है वो उनके ऊपर नहीं आना चाहिए. फर्दर द वर्किंग पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल मे डेवलप फ्रैक्चर, breakdown due to continued and severe stress on the engine and the transmission system as well as the body work. These parts should be safeguarded against such fracture or breakdown. है ना? For this purpose, the suspension system are used. In this chapter, suspension system इसलिए यूज किया जाता है कि पूरा का पूरा जो रोड का लोड है वो जो पैसेंजर बैठे हैं उनके ऊपर ना जाए. चेसिस फ्रेम, पर्पस ऑफ चेसिस फ्रेम. अब चेसिस फ्रेम का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं? द पर्पस ऑफ चेसिस फ्रेम इज टू टेक द फुल लोड ऑफ द व्हीकल. फॉर दिस चेसिस फ्रेम शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग. चेसिस फ्रेम बहुत मजबूत होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए चेसिस फ्रेम. टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम, अब कितने टाइप के होते हैं चेसिस फ्रेम? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चेसिस. वन टाइप इज कॉल्ड कास्ट चेसिस, in which there are 2 members with cross member arranged in a particular design. These members jointly take the load of the vehicle. Cross chassis होता है. क्रॉस चेसिस में फ्रेम में जो होते हैं वो क्रॉस रॉड लगे रहते हैं जो कि पूरा व्हीकल का लोड लेते हैं. There is another type which has long channel with the number of cross member at uniform intervals, and I section is used for this construction. इसके लिए आई सेक्शन यूज करते हैं. दिस टाइप ऑफ चेसिस कैन विथस्टैंड ए ग्रेटर लोड विदाउट बेंडिंग. है ना, आई सेक्शन जब यूज करोगे बेटा, आई सेक्शन मालूम है बेंडिंग लोड बहुत ज़्यादा लेता है. बेंडिंग लोड इसके ऊपर बेंडिंग का असर बहुत कम होता है, लोड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है तब वो जाके बेंड होता है. द मॉडर्न इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन टाइप, इन दिस फ्लोर असेंबली एंड पार्ट ऑफ द फ्रेम फॉर्म इंटीग्रल यूनिट. तो डिफरेंट टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम्स होते हैं जो कि हमारे यूज में आते हैं. नाउ डिफेक्ट इन चेसिस फ्रेम. चेसिस फ्रेम में क्या क्या डिफेक्ट डेवलप होता है? पहला, फॉलोइंग डिफेक्ट में बी फाउंड इन द चेसिस बॉडी. क्रैक हो सकता है, डिसलोकेशन ऑफ द पार्ट हो सकता है. देन ब्रोकन वेल्डिंग ब्रेक कर जाएगा, वेल्डिंग किया हुआ रहता है चेसिस फ्रेम. देन बकलिंग, फैल जाए वो. द चेसिस should be checked for these defects and suitably rectified. है ना? Further, vehicle should be guarded against the corrosion and rusting. है ना, व्हीकल का फ्रेम है वो corrosion और rusting वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए. These can be proved to be very dangerous. To prevent rusting, the vehicle should be regularly painted. पेंटिंग किया जाता है ना इसीलिए व्हीकल का. If this is not done, the chassis frame will be affected and soon lose the strength. चेसिस फ्रेम ही टूट जाएगा तुरंत अगर आपने उसको मेंटेनेंस नहीं किया, पेंटिंग नहीं किया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट चेसिस फ्रेम इज प्रॉपरली अलाइंड. अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए. आफ्टर सम रिपेयर इन द
is carried out on the frame, the alignment should be checked with the original measurement. This will be ensured that the vehicle runs properly. ठीक है? तो व्हीकल के फ्रेम का पेंटिंग होते रहना चाहिए, उसके डिफेक्ट्स जैसे क्रैक नहीं हो, डिसलोकेशन नहीं हो, ब्रोकिंग वेल्डिंग ना हो या बकलिंग ना हो, इसको हमें चेक करते रहना पड़ेगा. नाउ कम्स द स्प्रिंग्स. अब थोड़ा सा हम लोग स्प्रिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे. पर्पस ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का पर्पस क्या होता है? When the vehicle is moving on rough road, shock is developed. The purpose of spring is to absorb this shocks. स्प्रिंग क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग. There are two principles involved in the spring: tension and compression. Tension spring, a tensile spring. The spring is not loaded in figure. The spring has extended because it is loaded. टेंशन स्प्रिंग क्या होगा? जब लोड दोगे तो वो फैल जाएगा, खुल जाएगा. Compression spring दूसरा होता है. Shows the compression spring. The compression spring before it is loaded shows the position after it is loaded. It is become compressed. मतलब कंप्रेसर दो टाइप के हुए, एक तो एक्सपेंशन स्प्रिंग हुआ, एक कंप्रेशन स्प्रिंग हुआ. एक्सपेंशन स्प्रिंग में जब आप लोड देते हो तो फैल जाता है. कंप्रेशन स्प्रिंग में जब आप लोड देते हो तो कंप्रेस हो जाता है. तो दोनों अलग अलग टाइप के स्प्रिंग होते हैं. एंड बोथ आर कॉइल स्प्रिंग. कॉइल स्प्रिंग होता है दोनों. देन लीफ स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. लीफ स्प्रिंग हैवी व्हीकल में हमेशा लीफ स्प्रिंग यूज होता है. A number of leaf springs are placed one on the top of the other and then clamped at the center. A nut and bolt arrangement bind all these leaf springs together. लीफ स्प्रिंग में लीफ लगे रहते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं और उनको बोल्ट के थ्रू हम बांध देते हैं, उनको टाइट कर देते हैं. These springs are used in vehicle for suspension purpose. Suspension में यूज किया जाता है. The leaf spring is originally a semi-elliptical form. लिप्स का आधा पार्ट अगर कर दो तो उस टाइप का लीफ स्प्रिंग उसी का फॉर्म होता है. When load is applied, friction is developed between the leaf plate. At the same time, one plate can slide against another. एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करता है. This sliding effect help in bending and springing, but the friction effect is undesirable. दोनों एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगे लेकिन फ्रिक्शनल इफेक्ट तो हमको चाहिए नहीं. Therefore, a particular kind of grease along with the graphite is applied as a lubricant between the plates. जो प्लेट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन होगा तो गर्म हो जाएगा, वो टूट सकता है. इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम सॉलिड lubricant यूज करते हैं. At the same time, dust and other grit materials should be prevented from coming between the plates. For this purpose, a casing around the leaf spring is provided. So the chassis frame connected to the rear axle casing by means of a leaf spring. One end of the leaf spring is connected to the chassis frame directly through an eye, and the other end leaf spring is connected to the chassis frame through the another eye. दोनों आइस के ऊपर लगे हुए रहते हैं, आइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं दोनों चेसिस फ्रेम. Now U-bolt shows the leaf spring connected to the rear axle casing by means of U-bolt. है ना? There is a spring pad between the axle casing and the leaf spring. There is plate on the other side of the U-bolt through which the bolts are fitted. There are lock washer and nut at the end of the U-bolt. U-bolt लगा रहता है उसको combine करके fix करने के लिए. Bracket. The bracket is attached to the chassis frame. One end of the leaf spring is provided with the eye. This end is connected to the bracket by means of push. A spring bolt, a nut and a cotter pin. The bracket is fitted to the frame by means of bolt and nut. Whenever there is a load acting on the frame, there is some movement between the bush and eye. Therefore, this part needs lubrication. है ना? बुश और आई के बीच में लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है. Grease is applied when the vehicle is services. ग्रीस हम लगा देते हैं उसमें. Sometimes a rubber bush is used instead of bronze bush. This rubber bush absorbs all vibration and shock. It does not require lubrication. रबर बुश लगा दोगे तो लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रबर तो सब
लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन साइकिल लगा रहता है दूसरे एंड पर। द साइकिल कनेक्ट्स द अदर एंड ऑफ द लीफ स्प्रिंग टू द फ्रेम। साइकिल से दूसरे साइड का फ्रेम कनेक्टेड होता है। When the load is applied, it helps the leaf spring to expand its length. As the result, the cycle rotates slightly to and fro on a small degree. The cycle is fitted with two rubber bushes, a plate, a bolt, and a nut. The bracket of the cycle is attached to the frame. फ्रेम से अटैच किया रहता है ब्रैकेट उसका। द अदर एंड ऑफ द साइकिल इज फिटेड विद द आई ऑफ द लीफ स्प्रिंग। दूसरा एंड जो होता है वो आई से, लीफ स्प्रिंग के आई से कनेक्टेड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई एम गोइंग टू फिनिश इट। दैट इज कंट्रोल